हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाई बेस गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 12th क्लास का जियोग्राफी मॉडल सेट क्वेश्चन 2021-22 का सेट 3 का सॉल्यूशन। दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हाँ, स्वयं देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रेक्षण परिषद राज्य झारखंड द्वारा जारी किए गए वर्ग 12th क्लास का विषय जियोग्राफी, यहाँ पूर्णांक टोटल है 35। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है परिवहन। इसी तरह से आपका टोटल क्वेश्चन है, जिसको हम आपको बारी बारी से क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आप फाइनल एग्ज़ाम टर्म 2 के लिए बहुत ही मोस्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं परिवहन को परिभाषित कीजिए। तो परिवहन सेवा सुविधा को कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन किया जाता है, जिसके लिए व्यक्तियों, पशु तथा विभिन्न प्रकारों की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। सेवा अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही सेवा कहलाता है। जैसे हम कहीं पर जाना है तो हम परिवहन का उपयोग करते हैं। पहले लोग पशुओं का उपयोग करते थे, अब अधिक मात्रा में गाड़ियों का उपयोग करते हैं अपने परिवहन के लिए। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोग वाहन तथा पशुओं का प्रयोग करना ही परिवहन कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। यह आपका सेट 1 का भी है क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें सेट 3 में भी आपको दे दिया है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर बटा प्रति व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं बाढ़ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बाढ़ क्या है। अधिक वर्षा होने या नदी की जल स्तर में वृद्धि होने पर जब कोई क्षेत्र जगमग ना हो, बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इसके उत्पन्न होने से अपार जान माल की क्षति होती है। अर्थात हम बाढ़ को अधिक वर्षा होने या नदी की स्तर में वृद्धि होने को ही बाढ़ कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। यह प्रकृति के द्वारा घटने वाला आपदा है, जिसके द्वारा हमें जान माल की बहुत ही क्षति होती है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं। जैसा कि पहले भी आपको बता दिए थे प्रवास क्या है, अब यहाँ बोल रहा है मानव प्रवास, अर्थात मनुष्य का प्रवास क्या है। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, मानव प्रवास क्या है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान पर अस्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन प्रवास का नाता है। अर्थात हम गढ़वा से दिल्ली जाते हैं तो वह हमारा प्रवास कहलाता है। अर्थात हम एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाते हैं। अस्थाई जो जहाँ पर जाकर हम बस जाते हैं, और अस्थाई जो कुछ दिनों के लिए ही वहाँ पर जाते हैं, प्रवास करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है खरीफ फसल क्या है।
जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं खरीफ फसल क्या है उसके बारे में आपको बताना है। खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अर्थात खरीफ फसल को कब बोया जाता है तो जून जुलाई में बोया जाता है, जबकि इसे सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। चावल, मक्का, मोटे अनाज, कपास, मूंगफली इसके प्रमुख फसल है। यहाँ पर है अर्थात फसल होगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? साक्षरता अर्थात जो शिक्षित होता है, साक्षर अर्थात जिसको अक्षर का ज्ञान हो। तो स्वच्छता का मतलब होता है यहाँ साक्षरता होना चाहिए था। साक्षरता का मतलब होता है किसी भी राज्य में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित है या पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ की सामाजिक आर्थिक विकास कितना है और वहाँ की महिलाओं को कितनी सुविधाएं उपलब्ध है, वही साक्षरता कहलाता है। साक्षरता अर्थात कितने लोग वहाँ पर साक्षर है, अर्थात शिक्षित या पढ़े लिखे लोग हैं। जहाँ पर लोग पढ़े और लिखे लोग रहते हैं वहाँ का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा रहता है, वहाँ का समाज भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं? केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको महामार्ग भी कहते हैं, राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत देश के 13 राज्यों, 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 4/6 से लेने वाले राजमार्ग से जोड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है दोस्तों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि परंपरागत ऊर्जा क्या है। तो परंपरागत स्रोत कभी भी समाप्त हो सकता है, उसका प्रयोग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। परंपरागत स्रोत को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जो सीमित होता है। यह सीमित है, यह अत्यधिक महंगे होते हैं और यह प्रदूषण भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा इस वर्ग में सम्मिलित है। अर्थात दोस्तों हम लोग परंपरागत ऊर्जा को अनवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हैं, जिसको हम पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही सीमित मात्रा होती है, साथ ही यह बहुत महंगा भी होता है। इसका प्रयोग करने से प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा इस वर्ग में शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में कृषि की प्रमुख विशेष समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, अर्थात भारत में कृषि की प्रमुख समस्या क्या क्या है उसके बारे में हमें बताना है। भारत में कृषि विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किया जा रहे हैं, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में हमारे कृषि की उत्पादकता कम है। इसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार है। पर्यावरण कारक, आर्थिक कारक, संस्थागत कारक, प्रायोगिक कारक आदि, जिनके कारण हमारा भारत की कृषि की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये सब के कारण हमारे कृषि में समस्या उत्पन्न हो रही है, चाहे वो हमारा उत्पादकता का हो या फिर पर्यावरण कारक, आर्थिक कारक, ये सब के कारण हमारा भारत में कृषि समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रवास के
परिणामों का वर्णन करें। प्रवास के परिणामों का वर्णन करें, अर्थात प्रवास के परिणाम का वर्णन करना है कि प्रवास के क्या परिणाम है। यहाँ हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। चलिए देखिए, आर्थिक परिणाम क्या है। आर्थिक परिणाम, स्थान परिवर्तन करने वाले प्रायः नौजवान ही होते हैं, जबकि बाल वृद्धि तथा दुर्बल आदि सभी पीछे रह जाते हैं। नौजवान लोग जिस देश से पहुँचते हैं उसे शक्तिशाली बनाकर उसका आर्थिक विकास करते हैं, जबकि बूढ़े, बच्चे एवं दुर्बल लोगों की कार्य क्षमता कम होने के कारण उनके अपने देश का आर्थिक विकास पिछड़ जाता है। दोस्तों, प्रवास में लोग, नौजवान ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, और वह जो नौजवान जहाँ पर चला जाता है वहाँ का आर्थिक विकास उत्पन्न हो जाता है। साथ ही प्रवास में बूढ़े और बच्चे नहीं होते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पिछड़ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम। इसके अंतर्गत क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम, सामाजिक सांस्कृतिक के कारण भी प्रवास का परिणाम होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी जगह पर जाता है, यदि वे शक्तिशाली होते हैं या बहुत संख्या में होते हैं, तो वहाँ की संस्कृति और संस्कारों को बदल देते हैं। अर्थात सांस्कृतिक के अंतर्गत, सांस्कृतिक सामाजिक के अंतर्गत आ गया जिसके पास संस्कृति संस्कारों को बदलने की क्षमता होती है, अर्थात जहाँ पर अधिक मात्रा में लोग होते हैं। इसके बाद आ जाता है सांख्यिकीय परिणाम। सांख्यिकीय परिणाम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सांख्यिकीय परिणाम, जिस जगह से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या या वह संख्या घट जाती है, और वहाँ वे जाते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है, उसी को हम लोग सांख्यिकीय परिणाम कहते हैं। अर्थात जहाँ से लोग जाते हैं वहाँ की संख्या घट जाती है, और जहाँ पर वे बस जाते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। यही प्रक्रिया को हम सांख्यिकीय परिणाम या सांख्यिकीय सिद्धांत भी कहते हैं। इस तरह से के कारण प्रवास का परिणाम मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या घट जाती है, और जहाँ पर वे जाते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं। तो बहुउद्देशीय योजनाएं उनको कहते हैं जहां नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधा प्रदान की जाती है, उसे बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। बहुउद्देशीय योजना का अर्थ ही है बहुत उद्देश्य के लिए जो परियोजना बनाई जाती है उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसका उद्देश्य एक नहीं अनेक होता है, अनेक लाभों के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। रेल परिवहन क्या है, अर्थात जो पटरी बैठाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों पर तथा नदियों पर पुल बनाना, यहाँ पुल लिखा हुआ है, यहाँ पर पुल बनाना अत्यधिक खर्चीला होता है।
मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेल के डिब्बों के कारण तथा वन प्रदेशीय दलदली क्षेत्रों में रेल मार्ग में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का है, क्योंकि यहाँ पर रेल पटरियाँ बैठाना बहुत ही दिक्कत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी देश की औद्योगिक विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या महत्व है। लोहा इस्पात के महत्व के बारे में बताना है। यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ज़्यादातर सभी लोह इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं, लोहा उद्योग अर्थात लोहा इस्पात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी वस्तुओं को बनाने के लिए लोहा की अति आवश्यकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच में क्या अंतर है। प्रदूषक और प्रदूषण, तो मनुष्यों के वातावरण में हानिकारक जीवनाशक विषैले पदार्थों को एकत्र होने को प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जो प्रदूषित कर दे, जिससे लोग प्रदूषित हो जाते हैं, उसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक एक ऐसी पदार्थ होती हैं जो कि प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात प्रदूषण जो वातावरण में हानिकारक विषैले गैस के पदार्थों को एकत्र होना ही प्रदूषण कहलाता है, और जो इसे उत्पन्न करता है उसे प्रदूषक कहते हैं। अर्थात वह प्रदूषण को फैलाता है, फैलाने में उत्तरदायी होता है। इसके बाद है, जल प्रदूषण को परिभाषित करें। जल प्रदूषण को परिभाषित करें। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, किससे जल प्रदूषित होता है। अर्थात जल प्रदूषण, जो जल को प्रदूषित कर दे उसे जल प्रदूषण कहते हैं। और जल को प्रदूषित किन कारणों से होती है उसके बारे में जानते हैं। जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्री तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह जिसने भूल जाते हैं अथवा पानी में सड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है। कारण, जल प्रदूषण के कारण प्राकृतिक रूप से जल प्रदूषण, भू संरक्षण, पौधों की पत्तियों, ह्यूमस पदार्थ आदि, ये हमारे जल प्रदूषण के कारण है, क्योंकि कोई भी जल को प्रदूषित इन्हीं कारणों से होती है। ये जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारक हैं। इसके साथ जल में मिलने के कारण होता है हवा में उपस्थित गैसों और धूल के कणों का वर्षा जल में मिलने से वर्षा जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा भी प्राकृतिक जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। मनुष्य अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अनेक अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में विसर्जन करता रहता है और वह यही जल प्रदूषण का कारण बनता है। घरेलू अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट, वहित मल, कृषि उद्योग के प्रदूषण, औद्योगिक रसायन आदि जल प्रदूषण के कारण हैं। ये सब हमारे जल को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को लोग नदी में बहवा देते हैं। साथ ही अगर कोई पशु मर जाता है तो उसे दफन करने के मिट्टी में गाड़ने के बजाय उसे नदी में बहवा देते हैं, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। यही नहीं, लोग मल मूत्र कोई भी पदार्थ को नदियों में बहवा देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है।
ये सब जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। हाँ, और इसे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 देखते हैं। 16 क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, भारत में कोयला उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है दोस्तों। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 में हम लोग को भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन के बारे में जानना है। भारत का लगभग 98% कोयला निचले गोंडवाना काल की चट्टानों कार्बन से प्राप्त होता है। इस क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से दामोदर घाटी, गोदावरी, वर्धन घाटी, महानदी घाटी तथा सोन घाटी के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में मिलने वाला कोयला बिटुमिनस किस्म का है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत 55% तक मिलता है। ये गोंडवाना काल की चट्टानों से कार्बन प्राप्त होता है। ये कोयला को हम लोग बिटुमिनस कहते हैं। इसमें 55% कार्बन होती है। यह राज्यों की दृष्टि से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम राज्यों का अधिकांश कोयला उत्पादन देश का अधिकांश कोयला उत्पादन करते हैं। वर्तमान में देश में कोयला खनन की 576 खदानें कार्यरत है। अर्थात हमारे देश में कोयला खनन अर्थात कोयला को खनन करने के लिए 576 खदानें कार्यरत है। साथ ही कोयला अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन करें। अर्थात जनसंख्या वितरण को बारे में बताना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, वहाँ पाई जाने वाली जलवायु, प्राकृतिक स्थिति और भू संसाधन, भूमि की भरण पोषण की शक्ति, आवागमन के मार्गों की सुविधा आदि कारकों पर निर्भर करता है। अधिकतर लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उनको अपने जीविकोपार्जन में विशेष सुविधा रहती है। अर्थात जनसंख्या वितरण का कारण क्या है दोस्तों, तो वहाँ पर ही लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भू संसाधन, भरण पोषण शक्ति, आवागमन की मार्गिक सुविधाओं इत्यादि पूरी तरह से वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ ये सब उपलब्ध हो। अर्थात उनको जीविकोपार्जन में कोई तकलीफ न हो, वह विशेष रूप से वहाँ सुविधा मिलता है तो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। नंबर 1 में है जलवायु। नंबर 1 में है जलवायु, अर्थात लोग जहाँ का जलवायु बहुत अच्छा होता है लोग वहीं आकर्षित होते हैं। अनुकूल जलवायु मानव को क्षेत्र विशेष में रहने को आकर्षित करती है। अर्थात वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु अनुकूल हो। भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छे जलवायु के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ के जलवायु बहुत अच्छा होता है लोग वहीं बसना पसंद करते हैं, अर्थात वहाँ की जनसंख्या
बहुत अधिक होती है। इसके बाद तापमान, अधिक ऊंचे तापमान जनसंख्या के जमाव में बाधा डालती है, जबकि सामान्य तापमान उनको आकर्षित करती है। वर्षा की मात्रा, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जनसंख्या वितरण, घनत्व, वर्षा की मात्रा अथवा जल उपलब्धता से विशेष रूप से प्रभावित है। मिट्टी का उपजाऊपन, इसके बाद हम लोग देखते हैं मिट्टी का उपजाऊपन। मैदानों में मिट्टी उपजाऊ और उपजाऊ होती है। ये हमारा मिट्टी का उपजाऊपन है, उपजाऊ होती है तथा सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था पाई जाती है। अतः वह कृषि, पशुपालन तथा औद्योगिक क्रियाएं भली भांति की जा सकती है। यहाँ पर परिवहन के मार्ग भी सरलता से बनाए जा सकते हैं। परिवहन के मार्ग एवं व्यापार, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन के मार्ग एवं व्यापार। परिवहन का मार्ग बहुत अच्छा रहना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मिट्टी का उपजाऊपन, अर्थात ऐसा मिट्टी रहना चाहिए जहाँ पर सिंचाई किया जा सके, उद्योग क्रियाएं भली भांति जा सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं परिवहन के मार्ग एवं व्यापार। तो परिवार के मार्ग एवं व्यापार जीवन निर्वाह के संसाधनों की उपलब्धता और जलवायु के बाद किसी स्थान की जनसंख्या पर वहां पाए जाने वाले परिवहन की सुविधा एवं व्यापार भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोग वहाँ रहना, जीवन निर्वाह करना चाहते हैं जहाँ पर रोजगार हो और वहाँ आने जाने में कोई तकलीफ़ न हो, अर्थात वहाँ का परिवहन में कोई असुविधा न हो। इस प्रकार वे वहाँ रहना पसंद करेंगे और वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होगी, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। इस कारण भी होते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नगरीकरण। भारत में महानगरों में जनसंख्या उच्च केंद्र देखने को मिलता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर जैसे महासागरों में प्रतिवर्ष लाखों ग्रामीण नगरी लोग रोजगार की तलाश में आकर बस भर जाते हैं, जिससे उन महानगरों में जनसंख्या घनत्व सतत रूप से तेजी से बढ़ जाता है। अर्थात नगरीकरण, अर्थात वे लोग वैसा नगर में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर रोजगार, जहाँ पर लोग अच्छी से जीवन यापन कर सके, अर्थात जहाँ पर जो सभी साधन होते हैं वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है। अर्थात नगरीकरण में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, बड़ा बड़ा नगर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। भारत के प्रमुख भाग आती है चाय। भारत के प्रमुख भाग आने वाली फसल है। वर्तमान में भारत विश्व का चयन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। यहाँ का चाय उत्पादन करने के लिए क्या तापमान होना चाहिए? तापमान, यहाँ चाय उष्णकटिबंधीय की उपज है, इसके लिए मानसून जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। चाय के पौधों के लिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आवश्यक होती है। वर्षा, इसे करने के लिए कितना वर्षा की आवश्यकता है? वर्षा, चाय की कृषि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक होती है। अब मिट्टी, कौन सी मिट्टी चाय के लिए चाहती है? मिट्टी भारत में पर्वतीय भागों की फोटोस लोह एवं देवास से युक्त मिट्टी चाय का उत्पादन अधिक होता है। भारत में चरण पहाड़ी धागों भूमि पर उगाई जाती है। इसके बाद श्रमिक, इसे काम करने के लिए श्रमिक
मजदूर की आवश्यकता। श्रमिक चाय के बागान लगाने, उनकी देखभाल करने, अधिक जनसंख्या में सस्ते श्रमिक आवश्यक होती है। ये सब हमारे चाय के उत्पादन के लिए कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं। इनके बिना हम चाय को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये सब देख रहे हैं हमारा, आज हमको आपको क्वेश्चन 17 तक बता दिए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।